Hello guys, welcome to MBA Pathshala's YouTube channel. So the plan for today is to discuss verbal ability questions of CAT 2025 slot 1 VRC. Okay, लेकिन start करने से पहले guys, उड़ान बैच. So अगर आप 2026 के लिए CAT को कंसिडर कर रहे हो और आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, so guys I would highly recommend you check out this batch. So you already know the teachers that you can see on the screen. Okay, so I would be taking the verbal section, quant section लेने वाले हैं उदित सर एंड विजय सर वुड बी टेकिंग DILR. ओके, सो सब कुछ आपका इंक्लूडेड है इस बैच में. सो यू गेट द फिजिकल बुकलेट्स, यू गेट द एंटायर कंटेंट, लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं. बहुत डिटेल्ड तरीके से सिलेबस को कवर किया जाएगा विद फुल प्लानिंग, विद फुल एनालिसिस एंड एवरीथिंग. ओके, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं. वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे टॉपिक टेस्ट के लिए, आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे मॉक टेस्ट के लिए और सेक्शनल टेस्ट के लिए. 150 प्लस टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, 30 सेक्शनल टेस्ट. ओके, and then you have the booster course also, and we will also be providing you the preparation for the entire plan and preparation for your ZAT, SNAP and NMAT. तो उनकी क्लासेस आपकी अलग से चलती हैं, उसके लिए भी आपको इसी बैच में सारी वो फैसिलिटीज मिल जाएंगी. ओके, सो यार चेकआउट कर सकते हो आप इस बैच को अगर आप CAT 26 को कंसिडर कर रहे हो. कॉल ऑन द ऑफिस नंबर्स एंड यू कैन गेट मोर इन्फो. सो इसके साथ करते हैं स्टार्ट आज के सेशन की, आगे बढ़ते हैं. सो यार फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे. सो दिस इज योर सेंटेंस इंसर्शन का क्वेश्चन. जानते हैं हम लोग सेंटेंस इंसर्शन. सो मैं चाहता हूँ यार एक बार आप ट्राई करो उसको. Okay, so I hope you have looked at the question. Now let me solve this question for you. So sentence को पढ़ते हैं सबसे पहले. सेंटेंस इंसर्शन में सबसे पहले हमें सेंटेंस को रीड करके उसके कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए. देखना चाहिए कि क्या क्या हिंट्स हैं जो मेरे को उस क्वेश्चन में मिल सकते हैं. सो मेरे पास जो सेंटेंस है, इट सेज एवरीथिंग इज ओल्ड वर्ल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक्स फ्रॉम मैक्सिको, एवा एम्फेसाइजेस. एवरीथिंग इज ओल्ड वर्ल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक्स फ्रॉम मैक्सिको, एवा एम्फेसाइजेस. यार ये सेंटेंस पढ़ के ना एक मेरे को फील आ रहा है जनरल स्टेटमेंट का, क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहे. आप करो कि यार सारी चीज़ें ना ओल्ड वर्ल्ड तरीके की हैं, ट्रेडिशनल तरीके की हैं. अब वो एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें हैं उसकी आगे बात होगी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ तो मेरे माइंड में रहना चाहिए कि जनरल स्टेटमेंट है कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, क्योंकि जनरल या स्पेसिफिक के हिसाब से फिर मैं उसको प्लेस कर सकता हूँ अपने डिस्कशन के अंदर. तो यार जनरल स्टेटमेंट जनरली स्टार्टिंग में आती हैं. सो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं. द सिस्टर्स एम्ब्रेस द वेज देयर ग्रेट ग्रैंड फादर बिल्ट एंड रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स. ओके यार ये भी जनरल स्टेटमेंट आपको पता चल रही है, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि जो सिस्टर्स हैं उन्होंने उसी तरीके को अपनाया, उसी तरीके को फॉलो किया जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर फॉलो करते थे, जिस तरीके से वो बिल्ट और रिपेयर करते थे आपके इंस्ट्रूमेंट्स का. अब पक्की बात है कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये यहाँ पे फिट हो सकती है, बिकॉज अगेन दिस इज टॉकिंग अबाउट द जनरल वे ऑफ डूइंग थिंग्स विच इज ओल्ड वर्ल्ड. ठीक है, उनका जनरल तरीका जो रिपेयर वगैरह करने का था इंस्ट्रूमेंट्स को कैसा था, पुराने तरीके से करते थे. एवरीथिंग इज ओल्ड वर्ल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक्स फ्रॉम मैक्सिको एव एम्फेसाइजेस व्हेन क्राफ्टिंग अ मैक्सिकन गिटार यूज्ड इन mariachi म्यूजिक दे यूज टेकोट वुड फॉर द टॉप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. यार अब मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक म्यूजिक की बात करते हो. ठीक है, यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक वुड के टाइप की बात कर रहे हो. तो अगर मैं स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की बात करूं जिसको आप रिपेयर करना चाह रहे हो, या एक सर्टेन तरह की वुड है जो स्पेसिफिकली इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट में आप यूज़ करोगे, तो ये तो स्पेसिफिक बातें हो गई ना. अब आप डिटेल्स में चले गए. सो व्हाट यू सी आफ्टर फर्स्ट ऑप्शन इज बेसिकली डिटेल्स. व्हाट यू सी हेयर इज अ जनरल रिमार्क एज टू हाउ द थिंग्स आर टू बी डन. ओके, सो ऑब्वियसली आई वुड प्लेस इट एट द फर्स्ट पोजिशन. लेकिन एक बार के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं बाकी पोजिशंस को. सो यहाँ पे क्या बात चल रही है. दे carve out the neck and heel from single block using tools like hand saws, chisels and sandpaper rather than modern bar tools and believe that the traditional method improves the tone of the instrument. Okay, so आप यहाँ पे कह रहे हो कि ट्रेडिशनल मेथड से टोन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बढ़िया रहता है. ठीक है, सो ये सारी की सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हो. Their store has a 3-year wait list for instrument that take months. Okay, so you can see अब ना उस स्टोर के डिटेल्स आने लग गए कि इनके स्टोर में 3 साल की वेट लिस्ट चलती है. उनके फैमिली के अंदर जो आर्टिजनशिप है उसने स्टार्स को भी अट्रैक्ट किया है. अब स्टार्स आते हैं, वो कस्टम गिटार्स बनवाते हैं. यहाँ पे आप शायद कोई स्टार्स की बात करो या कोई कस्टम गिटार्स की बात करो, राइट. ओके, 3 जनरेशन से ये लोग इसी तरीके से
मतलब है ना बड़े बड़े लोगों को कस्टम गिटार्स वगैरह ऑफर करते हैं। आई कैन सी ये सब कुछ चीज़ें ना स्टोर के बाद में बारे में काफ़ी स्पेसिफिक हैं, स्टोर कब से चल रहा है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से आप बनवाते हो, क्या क्या उसमें रॉ मटेरियल यूज़ करते हो। बट यहाँ पे तो ये आ ही नहीं सकता ना, बिकॉज दिस इज टू जनरल, दिस इज लाइक अ वेरी वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट। सो यहाँ पे ये आने वाला है ऑप्शन 1 में। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, उन्होंने ऑप्शन 1 को एक्चुअली डी में डाला है, ठीक है। सो ब्लैंक वन इज ओके, ब्लैंक वन इज एक्चुअली डी ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा ना नंबरिंग को चेक कर लेना, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सीक्वेंस में इन्होंने डाली नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। Okay, so the four sentences 1, 2, 3, 4 are given below. When properly sequenced, would give us a coherent paragraph. Okay, so guys, this is a parajumble question. ठीक है, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आई वुड वांट यू पीपल टू ट्राई दिस क्वेश्चन। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद से ट्राई करो। ओके, सो आई होप गाइस यू हैव लुक्ड एट द क्वेश्चन। सो करते हैं यार इसको डिस्कस। सो मेरे पास देखो सबसे पहले जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है मैं उसको ट्रेस करूंगा। अब यहाँ पे जो मेरे को दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में इट दे रखा है, तो ये तो स्टार्टिंग हो नहीं सकता। इट कैन इनफैक्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी फंक्शन एजुकेशन। ओके, सो यार ये तो स्टार्टिंग हो नहीं सकता, किसी चीज़ को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है। इट्स अ केस ऑफ इट्स इजी वंस यू हैव थॉट ऑफ, यार ये तो स्टार्टिंग पक्के से नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन यहाँ पे तो मेरे को एक रेफरेंस की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ को आप कह रहे हो कि ये केस है ईजी लगता है जब एक बार आप उसको सीख जाते हो या उसको समझ लेते हो। Third option looks like a good start. The panopticon mechanism is not simply a hinge, a point of exchange between mechanism of power and a function. It's a way of making power relations function in a function and of making a function through these power relations. Okay, the point is यहाँ noun form आ रहा है, ठीक है। ये डिस्कशन होने वाला है पेनोप्टिकॉन मैकेनिज्म के बारे में। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आप इसके सेंटेंसेस को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। व्हाट आई वुड इंस्टेड सजेस्ट कि आप सिर्फ ग्रामेटिकल हिंट्स और ग्रामेटिकल क्लूज के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बिकॉज इसकी 100% अंडरस्टैंडिंग आना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल क्लू या हिंट वर्ड्स क्या क्या है, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, इन शॉर्ट। इन शॉर्ट का मतलब इसके पहले जो डिस्कशन आया होगा वो डिटेल्ड होगा, इन शॉर्ट में उसी डिस्कशन को आपने थोड़ा कंसाइज तरीके से समराइज कर दिया। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि सर इन शॉर्ट के अंदर जो आपने समराइज किया वो किस ऑप्शन को समराइज किया है, तो अगर आप देखोगे तो थर्ड ऑप्शन जो है उसी को फोर्थ ऑप्शन ने समराइज किया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। 3 एंड 4 का यहाँ पे एक बहुत सॉलिड कनेक्शन है। सॉलिड कनेक्शन ऐसे है कि जो थर्ड ऑप्शन में बात हो रही है ना, बट जिस बात को आपने थोड़ा सा खींच के बोला है, जिस बात को आपने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से बोला है, उसी बात को आपने थोड़ा शॉर्ट में बोला है, कहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन में। सो लेट मी रीड द थर्ड ऑप्शन। द पैनोप्टिकन मैकेनिज्म इज नॉट सिंपली अ हिंज। पैनोप्टिकन मैकेनिज्म केवल एक बीच के हिंज की तरह काम नहीं करता, जैसे दरवाजे में हिंज होता है ना, कनेक्टिंग पॉइंट। ओके, बट इट्स अ this is more than that. Okay, so it's not simply a hinge which is a point of exchange between mechanism of power and function. एक्चुअली क्या है, इट इज अ वे ऑफ मेकिंग पावर रिलेशंस फंक्शन इन अ फंक्शन। पैनोप्टिकन मैकेनिज्म एक तरीका है पावर रिलेशंस को काम करवाने का एक फंक्शन के अंदर। ओके, तो पावर रिलेशंस को फंक्शन करवाना किसी दूसरे फंक्शन में, ठीक है। अब ये कौन से फंक्शन है हमें नहीं पता, हमें उससे मतलब भी नहीं है, बट वी कैन सी कि यहाँ पे पावर रिलेशंस को फंक्शन करवाना है किसी फंक्शन में, एंड टू मेक अ फंक्शन थ्रू दीज पावर रिलेशंस, और फंक्शन को फंक्शन के थ्रू काम करवाना है पावर रिलेशंस के माध्यम से, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे बहुत बहुत बार फंक्शन वर्ड आया है और पावर रिलेशंस की बात हो रही है कि पावर रिलेशंस को फंक्शन के थ्रू कैसे काम करवाएं और पावर रिलेशंस के थ्रू फंक्शन को कैसे काम करवाएं, वैसा वर्सा, ठीक है। फंक्शन पावर रिलेशंस के थ्रू कैसे कंट्रोल होंगे। अब यहाँ पे इनका फंक्शन वर्ड का यहाँ पे बार बार लिखने का क्या मीनिंग है और किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है हमें नहीं पता, बट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये फोर्थ ऑप्शन है ना, इसके अंदर देखो वापस से पावर आ गया, एक्सरसाइज ऑफ पावर इज नॉट एडेड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। फिर वापस से ये फंक्शन आ गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी पावर रिलेशंस की यूजिंग पावर टू कंट्रोल द फंक्शंस, ठीक है, की बात हो रही थी, और यहाँ पे भी देखो पावर रिलेशंस की बात हो रही है। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को पढ़ूँ तो क्या बोल रहा है, इन शॉर्ट इट अरेंजेस थिंग्स इन सच अ वे दैट द एक्सरसाइज ऑफ पावर इज नॉट एडेड ऑन from the outside like a rigid heavy constraint to the function it invests
but it's subtly present in them so as to increase the efficiency by itself increasing its own points of contact. देखो इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ. फोर्थ ऑप्शन में काफ़ी क्लियरली समझ में आ रहा है कि बोलना क्या चाह रहा है. फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि चीज़ों को इस तरीके से अरेंज किया जाता है पेनॉप्टिकन मैकेनिज्म के अंदर कि एक्सरसाइज ऑफ पावर, मतलब किसी चीज़ के ऊपर पावर को एग्जर्ट करना एक्सप्लिसिटली आपको पता नहीं चलता कि कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है. ठीक है, सो इट्स नॉट एडेड ऑन फ्रॉम द आउटसाइड लाइक अ रिजिड हैवी कंस्ट्रेंट. तो कोई आप पे बाउंड्री सेट नहीं करेगा कि आपको काम को इस तरीके से करना है, लेकिन एक सटल तरीके से, ओके, एक सटल तरीके से जो आपका पावर है वो प्रेजेंट रहेगा और जिस भी फंक्शन को आप अकम्प्लिश करना चाह रहे हो उस फंक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा. मैं इसका ना एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे लेट्स टॉक अबाउट द यूट्यूब एल्गोरिथम एंड लेट्स टॉक अबाउट द एल्गोरिथम ऑफ इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई आगे से कंस्ट्रेंट लगा दिया जाता है कि भैया तुम्हें ऐसे ही सोचना है या तुम्हें चीज़ों को ऐसे ही डिसाइड करना है, लेकिन एक सटल तरीके से जब आपके पास बार बार एक सर्टेन तरीके का कंटेंट आपके यूट्यूब पे पुश होगा या आपके इंस्टा पे पुश होगा या आपके फेसबुक पे पुश होगा, तो आपके सोचने का जो तरीका है ना एक सर्टेन डायरेक्शन में अपने आप जाने लग जाएगा और आपके माइंड का जो मेंटल फंक्शन है वो उसी तरीके से काम करने लग जाएगा जिस तरीके से दीज बिग कंपनीज, ओके, लाइक द अमेरिकन कंपनीज, ओके, who have a certain agenda many a times, okay, they want you to think. और ये सटल होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बोला है कि तुम ऐसे ही सोचो या ऐसे आप करो या ये चीज़ आपको करनी है, ओके, बट सटल तरीके से आपका माइंड का जो फंक्शन है वो उसकी एफिशिएंसी को ये बढ़ा देंगे एज इन वो जो काम करवाना चाहते हैं उस फंक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे थ्रू सटल हिंट्स एंड सटल क्यूज. ओके, सो दिस इज अ सिंपलर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट थर्ड ऑप्शन वाज सेइंग कि पावर को बाहर से एग्जर्ट नहीं करना, पावर को एक तरीके से सटल तरीके से एग्जर्ट करना है और फंक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है. ठीक है, तो 3 और 4 का तो पक्के से कनेक्शन है. ठीक है, अब यहाँ पे ना जो हम बात कर रहे थे ना कि बाहर से आपको कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाने बट सटल तरीके से पावर को एग्जर्ट करना है ताकि फंक्शन की एफिशिएंसी बढ़े, तो ये जो तरीका है ना दिस कुड बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी फंक्शन. देखो, इट कैन इनफैक्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी फंक्शन. अब यहाँ पे कुछ हिंट्स को देखना. थर्ड ऑप्शन में नाउन फॉर्म्स आ रहे थे तो स्टार्टिंग था, उसके बाद थर्ड ऑप्शन में जो आपने बात बोली उसी चीज को आपने ज्यादा सिंपल तरीके से समझाया, तो यहाँ पे आपने बोला इन शॉर्ट. ठीक है, अब इसी चीज का जो एप्लीकेशन है, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है बेसिकली एक सर्टेन कंसेप्ट का एप्लीकेशन. सो पेनॉप्टिकन का जो कंसेप्ट था जिसको आपने फोर्थ ऑप्शन में बहुत इजीली समझाया था, उसी चीज को अब आपने क्या किया, अब आप अप्लाई कर रहे हो. अब एप्लीकेशन जो है वो ऑब्वियसली डेफिनेशन का तो बाद में ही आएगा. ठीक है, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन आपका 3 और 4 में आ चुका है. ठीक है, अब उस एप्लीकेशन उस डेफिनेशन का आप क्या करोगे, उस कंसेप्ट का आप क्या करोगे, एप्लीकेशन करोगे. तो अब ये बोल रहा है कि इसको इंटीग्रेट कहीं पे भी कर सकते हैं. ठीक है, so it could in fact be integrated. In fact it can be integrated. Integration का मतलब now you're actually applying that concept of panopticon in real world. ठीक है, तो application कहाँ पे होने वाली है, education, medical treatment, production, punishment. It can increase the effect of this function by being linked closely with it. It can, अब देखो यहाँ पे ये लिखा था ना efficiency बढ़ जाती है फंक्शन की, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, देयर एफिशिएंसी, फंक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है. ये वाला जो मैकेनिज्म है जिसमें आप पावर को बाहर से एग्जर्ट ना करके आप सटल तरीके से अंदर से एग्जर्ट करते हो, पेनॉप्टिकन वाला मैकेनिज्म. अब ये जो है यही चीज अब आपने लगा दी ना यहाँ पे एजुकेशन में. सो दिस इज एप्लीकेशन, ओके, इंटीग्रेशन so that you can use it in the real world. So real world application हो गया. ठीक है, by link closely with it, it can constitute a mixed mechanism in which relations of power and that of knowledge may be precisely adjusted in the smallest detail to the processes that are to be supervised. It can establish a direct proportion between surplus power and surplus production. I'm 100% sure that this application of what we have just discussed in the panopticon mechanism in 3 and 4 in the real world, the application comes in first option, जहाँ पे उसने समझाया कि कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम डे टू डे फंक्शंस के अंदर, जिसमें आपने एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह की बात की और उसका प्रोसेस भी समझाया. ठीक है, अब 3-4-1 का जब आपका लिंक बन गया, ओके, तो अब मेरे पास ज़्यादा कोई कंफ्यूजन बचा नहीं, क्योंकि अब एक ही लोकेशन है जहाँ पे थर्ड ऑप्शन, जहाँ पे सेकंड ऑप्शन जा सकता है. ओके, वो है लास्ट वाली, और सेकंड ऑप्शन का एक फील भी है एंडिंग स्टेटमेंट का. अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, 3-4-1 पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि वंस यू आर 100% श्योर कि 3-4-1 का लिंक है,
तो अब कुछ मेरे लिए कोई ज़्यादा कुछ दिक्कत बची नहीं है. Okay, but then still, if I look at the second option gives me a feel of an ending statement. It's a case of it's easy once you have thought of it in the political sphere. Okay, that means कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे फर्स्ट ऑप्शन में, एप्लीकेशन की, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रोडक्शन वगैरह, उसी के कंटेक्स्ट में आगे बात हो रही है कि जब हम इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं, सोच लेते हैं, ठीक है, तो समझने और सोचने के बाद फिर हमें लगता है कि यार ये तो काफ़ी ईजी थी चीज़ है. ओके, specifically the author is talking about the political sphere. Okay, so it looks like it is the ending statement. Okay, क्योंकि it's a case, मतलब obviously case उससे पहले डिस्कस हो चुका है, ठीक है. So that is second option in the ending. Okay, 3 4 1 is a very solid link. The answer would be 3 4 1 and 2. Okay. Okay, so I hope समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. सो लेट्स लुक एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. ओके, आई वांट यू पीपल टू ट्राई दी थर्ड वन. ओके, सो गाइस आई होप यू हैव ट्राइड द क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन को आपने वीडियो पॉज करके आई होप ट्राई किया होगा. सो करते हैं डिस्कस यार, है ना, ठीक है, डिस्कस करते हैं. आपने क्वेश्चन देख ही लिया. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि डिस्कशन चल किस चीज़ के बारे में रहा है, सो दैट मैं थोड़ा सा एक आइडिया लगा पाऊँ कि किस सेंटेंस को मुझे ऑड वन आउट करना चाहिए. ओके, डेवलपमेंट्स बोथ इन टेक्नोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल हैव afforded us far greater freedom over death than we had in the past. फ्रीडम ओवर डेथ की बात चल रही है, और जो भी टेक्नोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे हम फ्रीडम ओवर डेथ में एक आगे पहुंच गए हैं, ठीक है. मतलब डेथ के ऊपर हमारे को फ्रीडम मिल गई है, पहले उतनी फ्रीडम नहीं थी. एंड वाइल वी आर स्टिल अडाप्टिंग आवरसेल्व्स टू दैट फ्रीडम, वी नाउ अप्रिशिएट द मॉरल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फ्रीडम. ओके, और आजकल हम उस चीज़ की मॉरल इंपॉर्टेंस को भी रिकॉग्नाइज करते हैं. बट आई बिलीव दैट अ टाइप ऑफ फ्रीडम वी कैन कॉल फ्रीडम ओवर डेथ, दैट इज फ्रीडम इन विच वी शेप द टाइमिंग एंड सर्कमस्टेंस ऑफ हाउ वी डाई, शुड बी द सेंट्रल टू दिस कन्वर्सेशन. ओके यार, ये जो बट है ना, ठीक है, ये किसी चीज़ को कंट्रास्ट कर रहा है, तो मेरे को ना यहाँ पे शायद देखना पड़ेगा कि ये किसके साथ पेयर बना सकता है. तो यहाँ पे भी फ्रीडम ओवर डेथ की बात हो रही है, ठीक है, ये भी फ्रीडम ओवर डेथ की बात कर रहा है. लीगलाइज असिस्टेड डाइंग इज बट अ फर्दर स्टेप इन रियलाइजिंग दिस फ्रीडम ओवर डेथ. तो यार यहाँ पे भी फ्रीडम ओवर डेथ की बात आ रही है, ठीक है. लीगलाइज असिस्टेड डाइंग जो है वो फ्रीडम ऑफ डेथ में एक स्टेप आगे है. मतलब फ्रीडम ऑफ डेथ की जब बात हो जाएगी तो इसमें फिर उसमें एक स्टेप में और ऐड करूंगा, वो है लीगलाइज्ड असिस्टेड डाइंग, ठीक है. मतलब कोई आपको हेल्प करे मरने में. फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मेनी पीपल एंडोर्स थ्रू देयर ओपिनियंस और देयर चॉइसेस आर फ्रीडम ओवर डेथ encompassing a right to medical assistance in hastening our deaths. ओके, अब यार ये बात तो फोर्थ ऑप्शन भी सेम ही कर रहा है कि बहुत सारे लोग एंडोर्स करते हैं through their opinions or their choice are freedom over death encompassing a right to medical assistant in hastening. hastening का मतलब होता है किसी चीज़ को और फास्ट करना. बात तो ये सेम ही कर रहा है, लेकिन ना यहाँ पे मैनी पीपल आ गए. अब यहाँ पे मैनी पीपल के आने का जो थोड़ा सा एक ऑड चीज़ यहाँ पे मेरे को फील हो रही है, वो ये है कि बाकी सारे सेंटेंसेस तो चल रहे हैं फर्स्ट पर्सन में, ठीक है. मतलब जो ऑथर है वो खुद बोल रहा है कि मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा फील होता है, लेकिन ना यहाँ पे जो ये फोर्थ ऑप्शन है ना, ये आ गया थर्ड पर्सन के अंदर, ठीक है. मतलब मैं खुद नहीं बोल रहा, कोई तीसरे इंसान को मैं लेके आ गया और वो मैं उसको कोट कर रहा हूँ, वो बोल रहा है, ठीक है. तो ये थोड़ा सा अलग है. हालांकि इसमें भी फ्रीडम ओवर डेथ की कुछ कुछ तो बात हो ही रही है. फ्रीडम ओवर डेथ यहाँ पे भी आ रहा है. फ्रीडम इज अ नोटोरियसली कॉम्प्लेक्स एंड कंटेस्टेड फिलोसफिकल नोशन एंड आई वोंट प्रिटेंड टू सेटल एनी ऑफ दीज बिग कॉन्ट्रोवर्सीज रेजिस. ठीक है, तो यार ये जो है ना, ये फ्रीडम की बात हो रही है, और ये ऐसा लग रहा है कि फ्रीडम ओवर डेथ जो है ना, वो फ्रीडम के कंसेप्ट से ही उसका एक ऑफशूट है. सो ओपनिंग के अंदर मैंने फिफ्थ ऑप्शन को लिया, और फिफ्थ ऑप्शन से ओपन करने के बाद ना सेकंड ऑप्शन को मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि फ्रीडम तो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स और कंटेस्टेड फिलोसफिकल नोशन है, और मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा कि मैं फ्रीडम जितने ब्रॉड डिस्कशन की कंट्रोवर्सीज को सेटल कर सकता हूं. लेकिन मैं ये मानता हूं, आई बिलीव दैट द टाइप ऑफ फ्रीडम वी कैन कॉल फ्रीडम ओवर डेथ, दैट इज अ फ्रीडम इन विच वी शेप द टाइमिंग्स ऑफ हाउ वी डाई, शुड बी सेंट्रल टू दिस कन्वर्सेशन. तो भाई कौन सी कन्वर्सेशन, कौन सी कन्वर्सेशन? फ्रीडम के ऊपर कन्वर्सेशन. तो उसको ऐसे समझना, जो यहाँ पे सारे सेंटेंसेस है ना, उनमें एक ही सेंटेंस मेरे को डिस्कशन की स्टार्टिंग लग रहा है, वो है फ्रीडम वाला सेंटेंस, क्योंकि इसमें सारे नाउन फॉर्म्स हैं, इसको कोई रेफरेंस नहीं चाहिए. देखो बाकी ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन ना स्टार्टिंग नहीं हो सकता,
ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑप्शन अगर फिफ्थ ऑप्शन है ना कि मैं आपसे कहूँ कि फ्रीडम तो देखो अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है कि उस पर इतनी कंट्रोवर्सी है कि मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं इसकी डिबेट को सेटल करूंगा। लेकिन फ्रीडम ओवर डेथ जो है ना, उसके बारे में मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि इस डिस्कशन का फ्रीडम ओवर डेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो ये 5 और 2 के अंदर जो बट वाला जो कंजंक्शन है वो एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है। तो 5 और 2 का 100% यहाँ पे एक कनेक्शन है। अब यहाँ पे एक चीज तुम्हें नोटिस करनी है, ये सारे सेंटेंसेस चल रहे हैं फर्स्ट पर्सन में, और ना यही इस क्वेश्चन को करने का एकमात्र तरीका है, बिकॉज अदरवाइज यू विल फाइंड दैट दिस क्वेश्चन बिकम्स टू टफ टू सॉल्व। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको लिंक बनाने हैं सारे, ठीक है, लिंक तो मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूं ताकि चीजें आपके लिए और इजी हो जाए। आप सिर्फ ये नोटिस करो कि यहाँ पे ऑथर थर्ड पर्सन को कोट नहीं कर रहा, यहाँ पे वो खुद ही बोल रहा है कि यार मेरे को देखो ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, फ्रीडम तो देखो बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, लेकिन फ्रीडम ओवर डेथ की तो खैर बात होनी चाहिए, ये मेरे को फील होता है। फिर आपने कहा डेवलपमेंट्स बोथ टेक्नोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल अफोर्डेड अस फार ग्रेटर फ्रीडम ओवर डेथ देन वी हैड इन द पास्ट। अभी जो टेक्नोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे हमें पहले से कंपैरिजन में ज़्यादा फ्रीडम ओवर डेथ मिल गई है, बट हम स्टिल अडेप्ट कर रहे हैं टू दैट फ्रीडम, और हम इस फ्रीडम की इंपॉर्टेंस, मॉरल इंपॉर्टेंस को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहां अगर मैं वन ऑप्शन को डालता हूं तो ये जो फ्रीडम ओवर डेथ का जो फर्स्ट पर्सन नरेटिव है ना वही कंटिन्यू हो रहा है। थर्ड ऑप्शन में ऑथर बोलता है कि लीगलाइज असिस्टेड डाइंग इज अ फर्दर स्टेप इन रियलाइजिंग दिस फ्रीडम ओवर डेथ। तो फर्स्ट पर्सन में ही फ्रीडम ओवर डेथ में एक स्टेप आपने और ऐड कर दिया, और यहां पे 4213 बेसिकली जिसमें आप मोटा मोटा बात कर रहे हो एज अ पर्सन मुझे क्या लगता है फ्रीडम ओवर डेथ के बारे में, ठीक है। तो 5 और 2 का तो सॉलिड कनेक्शन है। उसके बाद मेरे पास जो ऑप्शन बचते हैं वो 1 और 3 हैं। अब 1 और 3 में या तो मैं 3-1 कर सकता हूं या तो 1-3 कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फर्दर स्टेप का मतलब क्या हुआ कि इसके पहले जो फ्रीडम ओवर डेथ की जो जनरल बात है वो हो चुकी है, क्योंकि फर्दर का मतलब होता है कि उसके एक स्टेप और आगे, ठीक है। तो ये फ्रीडम और ओवर डेथ के अंदर एक और एक्स्ट्रा स्टेप है विच इज लीगलाइज्ड असिस्टेड डाइंग। दैट मीन्स कि लीगल तरीके से मैं आपको हेल्प करूं ताकि आपकी डेथ जल्दी हो, ठीक है। सो दिस इज वन स्टेप फर्दर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ना फोर्थ ऑप्शन को आप रीड करो। Many people endorse through their opinions on their choices or freedom over death, encompassing a right to medical assistance and hastening our death. Now, fourth option is also saying the same thing, ठीक है। ओके, अब यहां पे देखो मजे की चीज क्या है, एक्चुअली जो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है ना वही फोर्थ ऑप्शन भी बोल रहा है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, थर्ड पर्सन में है, या लोग ऐसा बोलते हैं। बाकी 5-2-1-3 क्या है, फर्स्ट पर्सन में है। 5 और 2 आंसर हो नहीं सकते क्योंकि 5 और 2 का तो कनेक्शन है। फर्स्ट पर्सन भी फर्स्ट पर्सन में चल रहा है। अब मेरे को चॉइस करनी है कि थर्ड को ऑड वन आउट करें कि फोर्थ को ऑड वन आउट करें, ठीक है। थर्ड को ऑड वन आउट करें कि फोर्थ को ऑड वन आउट करें। तो मैं थोड़ा सा ध्यान से पढ़ता हूं तो मेरे को रियलाइज होता है कि हालांकि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों बात एक ही बोल रहे हैं, ठीक है, कि मेडिकल असिस्टेंस हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ताकि असिस्टेंस के थ्रू किसी की डेथ को फास्ट किया जा सके। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है ना यार, ये थर्ड पर्सन में। अब क्योंकि फोर्थ ऑप्शन थर्ड पर्सन में है तो इसका कनेक्शन 5-1 से बैठेगा नहीं, ओके। तो 5-1-3 यहां पे एक सॉलिड कनेक्शन बन जाएगा बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इन फर्स्ट पर्सन। द ओनली ऑप्शन दैट इज इन थर्ड पर्सन इज योर फोर्थ ऑप्शन, ओके। लोगों का ऐसा मानना है, लोग ऐसा सोचते हैं, तो यहां पे मेरा आंसर क्या होने वाला है, माई आंसर इज गोइंग टू बी फोर्थ ऑप्शन, सो दैट इज द ऑड वन आउट, ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, ओके। सो गाइस दिस इज अ पैरा समरी, सो आई वांट यू पीपल टू ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। ओके, सो आई होप गाइस आपने ट्राई किया होगा। सो लेट्स लुक एट द डिस्कशन। In the dynamic realm of creativity, artists often find themselves at the crossroads between drawing inspiration over diverse cultures and inadvertently crossing into the territory of cultural appropriation. जो डायनेमिक रिल्म है क्रिएटिविटी का, डायनेमिक का मतलब जो चीज़ जल्दी जल्दी बदलती रहती है, क्रिएटिविटी का जो डोमेन है वो काफ़ी फास्ट चेंज होता है। इस तरह के डायनेमिक डोमेन में आर्टिस्ट अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं
एक क्रॉस रोड पे पाते हैं कि हम डाइवर्स कल्चर से इंस्पायर हों, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गलती से आप जानबूझ के आप वो चीज़ नहीं करते, लेकिन आप किसी दूसरे कल्चर की चीज़ों को हड़प कर लो, किसी दूसरे कल्चर की चीज़ों को आप अप्रोप्रिएट कर लो। देखो अप्रोप्रिएशन जो वर्ड है ना, इसका एक थोड़ा नेगेटिव कनोटेशन होता है। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि मैंने किसी को रिकॉग्निशन दिए बिना उसके काम को कॉपी मार लिया, वहाँ से चीज़ें कॉपी पेस्ट कर ली, ठीक है। तो ये टेरिटरी ना बड़ी बड़ी ना वेग सी टेरिटरी है, बिकॉज एक तरफ तो इंस्पायर हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप अगर थोड़े से सावधान नहीं रहे तो यू मे एंड अप appropriating those elements of culture. Inspiration is the lifeblood of creativity. क्रिएटिविटी के लिए इंस्पिरेशन जरूरी है, क्योंकि यार क्रिएटिव तो तभी होगा ना जब कहीं से इंस्पिरेशन लोगे। ड्राइविंग आर्टिस्ट टू क्रिएट वर्क्स दैट रेजोनेट अक्रॉस बॉर्डर्स। आर्टिस्ट को ऐसा काम क्रिएट करना पड़ता है कि पूरे दुनिया में लोग उनके काम की सराहना करें। अब देखो रेजोनेट्स अक्रॉस बॉर्डर्स का मतलब ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कि पूरे दुनिया में उनका काम का रिकॉग्निशन होना चाहिए, इस तरीके का काम उन्हें क्रिएट करना है। ओके, सो यू कैन इमेजिन हॉलीवुड मूवीज। ओके, हॉलीवुड मूवीज पूरे दुनिया में हर जगह अप्रिशिएट की जाती है, क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो ग्लोबल कंटेंट है, ठीक है। तो आर्टिस्ट को ऐसी चीजें क्रिएट करनी है जो अक्रॉस बॉर्डर्स रेजिनेट हो, ठीक है। The globalized nature of the modern world invites artists to draw from vast array of cultural influences. अब देखो वापस इसने ग्लोबल को एम्फेसाइज किया कि ग्लोबल कंटेक्स्ट में आर्टिस्ट के लिए जरूरी हो जाता है कि पूरी दुनिया के कल्चरल एलिमेंट से वो इंस्पिरेशन लें, ठीक है, और वहां से इन्फ्लुएंस लें, ठीक है। When approached respectfully, inspiration becomes a bridge fostering understanding and appreciation of cultural diversity. अगर ढंग से अप्रोच किया जाए तो इंस्पिरेशन अपने आप में एक ब्रिज का काम करता है, जो अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, कल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ाता है और हमें डिफरेंसेस को समझने में मदद करता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है। लेकिन इंस्पिरेशन और कल्चरल अप्रोप्रिएशन के बीच में जो बाउंड्री है वो बहुत ज़्यादा थिन है एंड ईजिली ब्लर्ड, एंड इट्स अ वेरी वेग बाउंड्री। तो इंस्पायर होते होते कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को पूरा कॉपी पेस्ट मार लो और वो कल्चरल अप्रोप्रिएशन हो जाए। देखो कल्चरल अप्रोप्रिएशन का नेगेटिव कनोटेशन इसलिए है क्योंकि कल्चरल अप्रोप्रिएशन में होता क्या है कि आप अगले इंसान को ना उस चीज़ का एक लाइक यू डोंट गिव द क्रेडिट, ओके, यू शो इट एज इफ इट्स योर ओन। तो अप्रोप्रिएशन इज लाइक हड़प कर लेना, ठीक है। तो ऑथर कह रहा है कि लेकिन बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंस्पिरेशन है, कहाँ पे आके अप्रोप्रिएशन की टेरिटरी स्टार्ट हो गई, वो पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी थिन लाइन। Cultural appropriation occurs when elements from a particular culture are borrowed without proper understanding, respect और acknowledgement। देखो डिफरेंस यही है, कल्चरल अप्रोप्रिएशन तब कहलाता है जब आप किसी कल्चर की चीज़ों को बोरो कर लो, एलिमेंट्स को बोरो कर लो बिना उसको समझे, बिना रिस्पेक्ट दिए और बिना एक्नॉलेजमेंट दिए। एक्नॉलेजमेंट का मतलब कि आप नीचे मेंशन करो कि हम लोगों ने यहाँ से उठाया ये चीज़, ये हमारी नहीं है, ठीक है। एक्नॉलेज नहीं किया तो इसका मतलब आपने अपना शो कर दिया। ओके, दिस लीड्स टू कमोडिफिकेशन ऑफ सेक्रेड सिंबल्स। अगर कॉपी पेस्ट मारोगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कमोडिफाई हो जाएंगी, ठीक है। हर इंसान उसको वैसे कॉपी पेस्ट मार मार के वो अपना बताता रहेगा, कमोडिटी बन जाएगी, ठीक है। इट वुड नॉट बी लाइक समथिंग दैट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक कल्चर। तो कमोडिफिकेशन हो जाता है, रीइंफोर्समेंट ऑफ स्टीरियोटाइप्स होता है और इरेजर ऑफ द कल्चरल कंटेक्स्ट फ्रॉम विच दीज एलिमेंट्स ओरिजिनेटेड। और जहाँ से वो आई हैं चीज़ें उसका कल्चर का कोई पूछता ही नहीं है उसको, तो उसका जो कल्चरल कंटेक्स्ट है उसको आप मिटा देते हो। It's essential to recognize that the impact of cultural appropriation extends beyond the realm of artistic expression, influencing societal perception, perpetuating power imbalances. अब यहाँ पे एक बहुत लास्ट में इंपॉर्टेंट बात बोलिए, कल्चरल अप्रोप्रिएशन का जो कॉन्सिक्वेंस है या उसके जो रिपरकशंस हैं या उसके जो कह सकते हो आप कहते हैं ना अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, हम मे भी शायद वो सोचते नहीं हो, लेकिन वो आर्टिस्ट एक्सप्रेशन के भी आगे चले जाते हैं, ओके, और सोसाइटल परसेप्शन और पावर इम्बैलेंसेस के फॉर्म में भी शो करते हैं। मतलब कल्चरल अप्रोप्रिएशन देखा जाए तो अपने आप में एक आर्टिस्टिक डोमेन की चीज़ है, ठीक है, कि मैंने किसी दूसरे कल्चर की एलिमेंट्स को बिना रिकॉग्निशन के उठा लिया, लेकिन उसके इन्फ्लुएंसेस यहाँ तक जाते हैं, पावर इम्बैलेंस और आपका आपका पावर इम्बैलेंस और सोसाइटल परसेप्शंस, राइट। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। आर्टिस्ट इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड मस्ट नेविगेट बिटवीन ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम डाइवर्स कल्चर रिस्पेक्टफुली एंड कल्चरल अप्रोप्रिएशन दैट इन्वॉल्व्स बोरोइंग विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। बहुत बढ़िया ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे आपने क्लियर कर लिया कि आर्टिस्ट को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ों के बीच में जो बाउंड्री है वो बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है, अप्रोप्रिएशन वर्सेज इन्फ्लुएंस या इंस्पिरेशन। ओके, फिर आप बोलते हो
विच हैज ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट इंक्लूडिंग परपेचुएटिंग पावर इम्बैलेंसेस। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, इसने यहाँ पे मेंशन किया अगर आप उस बाउंड्री को नहीं समझ पाते तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब कल्चरल अप्रोप्रिएशन के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ओके, इट कैन लीड टू पावर इम्बैलेंस एंड इट वुड हैव ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट। अब यहाँ पे ना जब आपने ये बोला ना ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट, तो एक्चुअली एक जनरल टर्म को यूज करके ना आपने पूरे के पूरे लास्ट वाले 3-4 लाइनों के कंटेंट को कवर कर दिया। क्योंकि ना अगर आप देखोगे तो ये जो बातें हैं, सोसाइटल परसेप्शन हो गया या कल्चरल अप्रोप्रिएशन हो गया, या मैं कहूँ आपसे रीइंफोर्समेंट ऑफ स्टीरियोटाइप हो गया, कमोडिफिकेशन हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें ना ब्रॉडर सोसाइटल इंपैक्ट में कवर हो गई ना। तो पैरा समरी में मेरे को पूरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है ना कि मैं कमोडिफिकेशन भी लिखूं, मैं स्टीरियोटाइप भी लिखूं। मैं बोलूंगा इसके ना ब्रॉड इंपैक्ट होते हैं सोसाइटी लेवल पे, तो ब्रॉड इंपैक्ट होते हैं सोसाइटी लेवल पे, तो इस एक टर्म ने ना पूरे को कवर कर लिया, तो दिस इज गुड। दूसरी चीज यहाँ पे ना, ये ग्लोबलाइज कंटेक्स्ट में आर्टिस्ट जब ऑपरेट करते हैं तो उस चीज की बात हो रही थी, तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का भी इसने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये दो चीजें इस ऑप्शन में बहुत अच्छी हैं। ओके, सो यस, दिस लुक्स लाइक अ गुड ऑप्शन, इट कैन बी द आंसर। सेकंड पे आते हैं। In today's world of creativity, artists have to decide between respectfully acknowledging works that are inspired by diverse cultures and appropriating elements without respect for their context. Okay, this is wrong. This is totally wrong. एक तो आगे का जो है पूरा incomplete है. In fact, the way it has been presented, it's actually very very erroneous. क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में डिसाइड करना है. ऑथर ने ये नहीं बोला. ऑथर ने बोला है कि नेविगेट द टेरिटरी विद अ लॉट ऑफ कॉशन, बिकॉज कई बार गलती से आप एप्रोप्रिएशन वाली टेरिटरी में क्रॉस कर सकते हो. ठीक है, वो ये नहीं बोल रहा है कि इन दोनों में से एक को चूज कर लो. ओके, तो एज एफ कि सेकंड वाला भी चूज कर सकते हो, एप्रोप्रिएशन भी सही है. राइट, एंड ऑब्वियसली इट हैज नथिंग that comes in the second half. Okay, so this is gone. In a globalized world, artists must draw from diverse culture influences to create works that appeal to all, and this results in both inspiration and cultural appropriation. This is obviously wrong. ये जो पार्ट है इसकी वजह से ये होता है कि इंस्पिरेशन भी होगा और कल्चरल अप्रोप्रिएशन भी होगा. तो ऐसा लग रहा है कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अगर आर्टिस्ट डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस लेंगे तो अप्रोप्रिएशन तो होना तय है. बिकॉज आप जब ये कह रहे हो एंड दिस रिजल्ट्स इन बोथ इंस्पिरेशन कल्चरल अप्रोप्रिएशन, दैट मीन्स कि देयर इज नो वे यू कैन अवॉइड अप्रोप्रिएशन. वो तो होके ही रहेगा. दिस रिजल्ट्स इन, ठीक है, तो दिस इज टोटली रॉन्ग. लास्ट ऑप्शन पे आते. Artists must navigate a thin line between inspiration and cultural appropriation, where respectful inspiration fosters cultural understanding. बहुत बढ़िया. Whereas appropriation involves borrowing without acknowledgement, leading to commodification and reinforcement of stereotypes. Okay, कुछ भी गलत नहीं है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन. लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है. तो नाउ आई हैव टू कंपेयर फोर्थ ऑप्शन विद फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि दोनों अच्छे कैंडिडेट बन रहे हैं. अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के अंदर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का कंटेक्स्ट मेंशन नहीं है, जो कि डिस्कशन में मेंशन था कि आर्टिस्ट जो हैं वो ग्लोबल कंटेक्स्ट में पूरे वर्ल्ड से इंस्पिरेशन लेते हैं. और ये चीज़ इन लोगों ने बहुत बार ऊपर बोली थी कि मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइज्ड नेचर है एंड ग्लोबलाइज्ड नेचर के अंदर आर्टिस्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस कंटेक्स्ट. सो ग्लोबलाइज वाला एलिमेंट यहाँ मिसिंग है. दूसरा, लास्ट में आपने बोला लीडिंग टू कमोडिफिकेशन एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ स्टीरियोटाइप्स, विच इज ट्रू, बट आपने पावर इम्बैलेंस वाला एलिमेंट मिस कर दिया ना. ठीक है, कल्चरल अप्रोप्रिएशन वाला जो एलिमेंट था वो आपने मिस कर दिया ना. तो पावर इम्बैलेंस और कल्चरल अप्रोप्रिएशन वाला एलिमेंट मिस हो गया. अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर भी तो स्टीरियोटाइप वाला मिसिंग है, लेकिन मैं वही चीज बोलूंगा कि यहाँ पे जब आपने बोला ना इट हैज ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट, तो ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट वर्ड यूज करके आपने सारी चीजों को कवर कर दिया. क्योंकि ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट में तो सारी चीज आ गई ना. सोसाइटल इम्पैक्ट भी आ गया, आपका स्टीरियोटाइप भी आ गया, आपका क्या कहते हैं कमोडिफिकेशन भी आ गया. ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये ज्यादा टारगेटेड है. ठीक है, एज कंपेयर टू दिस ऑप्शन, क्योंकि इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि दो ही चीजें हो रही हैं, लीडिंग टू कमोडिफिकेशन एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ स्टीरियोटाइप्स. नाउ द प्रॉब्लम है कि फिर पावर इम्बैलेंस का क्या. पावर इम्बैलेंस भी तो हो रहा है. ठीक है, क्योंकि बाकी की चीजें तो इसमें कवर हो जाएंगी ब्रॉडर सोसाइटल इंपैक्ट में, लेकिन पावर इंबैलेंस जो है वो फोर्थ ऑप्शन में मिस आउट हो जाएगा. सो कंपेयर टू फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज नॉट दैट गुड. अदरवाइज फोर्थ ऑप्शन में भी टेक्निकली कुछ गलत नहीं था. ठीक है, बट ऑब्वियसली वी हैव अ मच बेटर चॉइस. तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन. ओके, तो बहुत केयरफुली आपको यहाँ पे इस चीज को डिसाइड करना था, क्योंकि
गलती होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। सो या फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द आंसर. So that's it guys for this session, and if you enjoyed the session, do leave a comment जो भी आपने feel के session के बारे में, and do like the session. I'm going to see you in the next session. Bye bye. That's it.